वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशो अकेडमी। आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप उसे वहां से आके चेक कर ले ताकि आपको पार्ट 4 समझने में आसानी हो। शुरू करते हैं इसे आज के टॉपिक से। शार्क। बेसिकली शार्क क्या है, पहले शार्क की फुल फॉर्म देख लेते हैं। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो जो साउथ के बेसिकली नेशन है, इसमें बेसिकली 8 देश शामिल है। इन 8 देशों के लिए एक ऐसा एसोसिएशन क्रिएट करना जो अपने कोऑपरेशन से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो बेसिकली जो शार्क है इसके अंदर 8 कंट्रीज़ हैं आज के समय इंक्लूड। जब ये बना था 1985 में तो इसमें 7 कंट्रीज़ इंक्लूड थी। तो देखते हैं इसे। द शार्क मेंबर कंट्रीज़, इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू है। काठमांडू कैपिटल है नेपाल की। और जो इसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो समिट हुआ था, वो ढाका में हुआ था। और ढाका कैपिटल है किसकी? बांग्लादेश की। तो देखो इसकी कंट्रीज़ को ना याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, वो है MBBS पेन। जो MBBS डॉक्टर होता है वो बहुत पेन में रहता है। क्यों पेन में रहता है? दिन भर उसे इलाज करना होता है, इसलिए वो पेन में आ जाता है। तो M से क्या है? मालदीव। B से क्या है? भूटान। B से क्या है? बांग्लादेश। S से क्या है? श्रीलंका। P से क्या है? पाकिस्तान। A से क्या है? अफगानिस्तान। I से क्या है? इंडिया। N से क्या है? नेपाल। तो याद रहेगा MBBS पेन। M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। तो ये सिंपल सी ट्रिक है इसे याद रखने की। देखो अगर इसे देखना हो मैप पे ब्रॉडली तो आपको जैसे कि एक आइडिया होगा। जैसे ट्राई करते हैं इंडिया का मैप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मान के चलते इंडिया का मैप है तो आपको जैसे कि पता होगा कि बेसिकली जो मालदीव है वो आपको इस तरफ मिल जाएगा वाटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको श्रीलंका मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आओगे आप, आपको यहाँ पे बांग्लादेश मिल जाएगा। यहाँ पे आओगे तो पाकिस्तान और थोड़ा सा, एक्चुअली इधर है पाकिस्तान और थोड़ा सा इधर ऊपर जाओगे अफगानिस्तान, ठीक है, मिल जाएगा। देन आपका बचा नेपाल। नेपाल इस तरफ और भूटान इस तरफ, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के आसपास मिल जाएंगे। और इंडिया। तो बेसिकली याद रख लेना, मैप में देख लेना कौन कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि इससे सीधा क्वेश्चन आता है और वो आपसे मैप फिल करने के लिए बोलते हैं। तो ये बेसिकली आपके लिए ट्रिक थी जो आपने कर ली, वही MBBS पेन। तो MBBS पेन, ठीक है, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, ठीक है। कब बना था? 1985 में बना था। पहला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था इसका? 1985 में हुआ था। पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था इसका? अभी हमने डिस्कस किया कि बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुआ था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल के अंदर है। इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय चाइना बिफोर एंड आफ्टर 1978। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चाइना की जो पॉलिसी थी वो 1978 से पहले कैसी थी और 1978 के बाद कैसी हो गई। क्योंकि जो 1978 का टाइम है उसे चाइना के अंदर ओपन डोर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। तो देखते हैं क्या है। देखो ये चाइना का फ्लैग है। सम टाइम ये होता है कि क्वेश्चन आ रखा होता है मैप का, या एक कार्टून वाला क्वेश्चन आ रखा होता है और आपको ये नहीं पता होता मैप किस कंट्री का है, तो आप थोड़ी गलती कर बैठते हो। क्योंकि चाइना और रशिया के मैप में बहुत हद तक सिमिलैरिटीज़ है, कलर को लेकर उनके पास भी स्टार है, ठीक है। बिफोर 1978 क्लोज एंड लिमिटेड इकोनॉमी, नो फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो 1978 से पहले क्या था? जो चाइना था, चाइना की जो इकोनॉमी थी वो पूरी बंद थी, क्लोज थी। देखो क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है आप उतना ही प्रोडक्शन करो जितना आप सेल्फ कंज्यूम कर लो। मतलब अगर मैंने 10 किलो पटैटो उगाया 10 kg, तो मैं क्या करूंगा? उस पटैटो को सेल्फ कंज्यूम करूंगा, मार्केट में सेल आउट करने नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा कौन कर रहा था? चाइना। वो उतना ही प्रोडक्शन कर रहा था जितना वो सेल्फ कंज्यूम कर ले, क्योंकि उसे दूसरों से कोई मतलब था ही नहीं, जिसकी वजह से उसे इकोनॉमिकली बहुत लॉस हुआ। नो फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो 1978 से पहले जो चीन था वो किसी भी कंट्री से कोई ट्रेड नहीं करता था। अगर ट्रेड नहीं करेगा तो इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कोई भी कंट्री अपनी GDP को कैसे अच्छा कर सकती है, कैसे बूस्ट कर सकती है। आफ्टर 1978 इकोनॉमिक क्राइसिस। अब 1978 के बाद चाइना में आ जाती है इकोनॉमिक क्राइसिस। अब चाइना की इकोनॉमी इतनी खराब हो जाती है कि चाइना की हालत जो होती है ना बद से बदतर होने वाली होती है, बैक टू वर्स की ओर चली गई होती है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थ्रू फ्री पॉलिसी। आप ये क्या करते हैं? अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए फ्री पॉलिसी बनाते हैं। देखो फ्री पॉलिसी का मतलब है हम किसी से भी ट्रेड करने को तैयार हैं, कोई भी आ जाओ कंट्री, हम तो ट्रेड कर लेंगे जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज वी वांट टू बूस्ट आवर इकोनॉमी।
हमें अपनी इकोनॉमी को अच्छा करना है। तो 1978 में इन्होंने एक और पॉलिसी अपनाई जिस पॉलिसी का नाम था वन चाइल्ड पॉलिसी। क्या था? वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब था कि जो कपल है ना उनका एक ही बेबी होगा, क्योंकि बेसिकली क्या था वहाँ पे जो एक कपल था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका था। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई एक मेल पर्सन है तो उस एक मेल पर्सन के ऊपर लगभग 5 व्यक्तियों का प्रेशर पड़ चुका था। 5 व्यक्तियों का कैसे? पहले उसके खुद के पेरेंट्स, ठीक है, फिर जिससे उसने शादी करी जिस पार्टनर से उसके पेरेंट्स, ठीक है, देन वन चाइल्ड पॉलिसी है तो एक ही बेबी कर सकते हैं। तो बेबी तो चलो बात की बात है, उसकी वाइफ यानी टोटल 5 पर्सन उसका प्रेशर, तो एक व्यक्ति इतना प्रेशर कैसे ले? तो इसीलिए क्या करा गया, चाइना की जो जनसंख्या थी वो भी रैपिडली बढ़ रही थी, जिसकी वजह से चाइना की गवर्नमेंट ने वन चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत कर दी। ठीक है, अब वन चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत तो ठीक थी कुछ समय तक, बट बाद में प्रॉब्लम आ गई जो भी हमने बात करी ना, एक पर्सन पे 5 लोगों का प्रेशर। अब एक व्यक्ति 5 लोगों के लिए कैसे काम करेगा? ठीक है, हालांकि कुछ समय बाद इस पॉलिसी को चाइना ने हटा दिया, बट इस पॉलिसी से चाइना के अंदर और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। हालांकि एक अच्छा इनिशिएटिव था जिससे वो अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ग्रेट इंक्रीज इन अ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ओपन डोर पॉलिसी, डेंग शॉपिंग। जैसे कि आपको पता होगा डेंग शॉपिंग एक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, काफ़ी अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, जो 1978 में क्या लेके आए थे वहाँ पे, फॉरेन पॉलिसी के लिए ओपन डोर पॉलिसी लेके आए थे। ठीक है, तो ये ओपन डोर पॉलिसी बेसिकली क्या थी? ये ओपन डोर पॉलिसी वो पॉलिसी थी जिसकी मदद से ये क्या करना चाहते थे, अपनी जीडीपी को और अच्छा करना चाहते थे। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1949 कम्युनिस्ट रूल वॉज स्टेबलाइज इन चाइना, बट इट ब्रॉट अबाउट अ प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी ऑफ चाइना। ठीक है, क्या होता है 1978 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम की एक पार्टी बनती है 1949 में, अमेरिका के साथ व्यापार शुरू करके, ट्रेड शुरू करके। इन 1973 प्राइम मिनिस्टर चाउ एन लाई इंट्रोड्यूस 4 मॉडर्न प्रपोजल्स इन द फील्ड ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, 4 तरह के रिफॉर्म्स रखे कि हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजिकल वे में हमारी जो एग्रीकल्चर है उसे अच्छा करेंगे, ठीक है, जिससे हम अपनी इकोनॉमी के लिए खुद ही कुछ कर सके। लीडर डेंग शॉपिंग इन 1978 रिसेंटली अनाउंस द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ओपन डोर पॉलिसी। ठीक है, तो ये ओपन डोर पॉलिसी क्या थी? देखो, ओपन डोर पॉलिसी का सिंपल सा मतलब है, नाउ चाइना हैज़ ओपन दी ऑल दी सेक्टर्स फॉर अदर कंट्रीज, कि चाइना के जितने भी सेक्टर्स हैं दूसरी कंट्रीज के लिए ओपन है। कोई भी कंट्रीज आए, वी आर रेडी टू ट्रेड विद यू, हम तैयार है भाई, हम तो ट्रेड करेंगे क्योंकि हमें तो ज़रूरत है। तो चाइना ने हर कंट्री से ट्रेड करना शुरू कर दिया था, चाहे वो उसकी अलाइज हो चाहे एनिमी कंट्री हो, चाइना को अपने ट्रेड से यहाँ मतलब था। प्राइवेटाइज एग्रीकल्चर इन 1982, चाइना ने 1982 में अपने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया था। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, देखो जो चीज़ें प्राइवेटाइज होंगी ना वो चीज़ें काफ़ी अच्छे वे में रन होती हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, देखा होगा आपने बस स्टैंड, क्या, रेलवे स्टेशन, जो सरकारी प्लेसेस है, जो भी सरकारी प्लेसेस होंगे वो गंदे पड़े रहेंगे, मतलब इतनी गंदगी होगी, मच्छर होंगे पूछो मत। पर प्राइवेट प्लेस बहुत साफ सुथरे होते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्विलेंस करी जाती है। अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको फाइन पे करना पड़ता है, आपको आंसर देना पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी तय होती है। तो चाइना ने अपने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट शुरू हो गया था। When China's government had privatized, it benefited the government and made people grow indigo। अब क्या था, देखो जैसे चाइना की गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि अब जो चाइना थे उसके अंदर जो पॉपुलेशन थी चाइना की, वो एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा सीरियस वे में ले रही थी और अब वो इंडिको की कल्टीवेशन कर रही थी। जैसे कि आप लोगों के घर में उजाला बहुत पहले यूज़ करते थे, वाइट कपड़ों को उसे डाल के ब्लू कर दिया जाता था और एज अ डाई भी यूज़ होती है रंग के वे में, तो इसका कल्टीवेशन करता था चाइना, क्योंकि इंडिको एक कैश क्रॉप है, जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, टबैको हो गया, तो इससे चाइना का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता। 1998 द इंडस्ट्री वॉज प्राइवेटाइज विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन चाइना। देखो SEZ क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जो 1998 में शुरू किया गया चाइना द्वारा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आप बेसिकली ना कुछ डिसाइड करते हो कि हम इस तरह का प्रोडक्शन करेंगे, ये करेंगे, या जो हमारा एरिया है, मानो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पे इकोनॉमिकली एक्टिविटी होगी, बस मान के चलो पोर्ट है, वहाँ पे सामान आएगा उतरेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे SEZ डिसाइड करना शुरू कर दिए थे। SEZ का सिंपल सा मतलब है अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए किसी प्लेसेस को फिक्स कर देना जहाँ पे मतलब जो प्रोडक्शन होता है कि इस चीज़ का प्रोडक्शन होगा वो डिसाइड कर दिया जाता है। चाइना जॉइन टू अ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 जनवरी 1995
इन 2001। ठीक है, तो चाइना ने क्या करा, चाइना ने WTO को ज्वाइन कर लिया, 2001 में ज्वाइन किया था। ठीक है, और बेसिकली WTO बना कब था, 1 जनवरी 1995 को बना था। ठीक है, और 2001 में चाइना ने इसे ज्वाइन कर लिया था। तो देखो WTO में आपको पता होगा एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स होते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज दी जाती है। तो चाइना ने इसे अपनाया, जिससे चाइना का बहुत फायदा हुआ। ओके, साइमल्टेनियसली देख लेते हैं और क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मिंग क्लोज इकोनॉमी इनटू अ ओपन इकोनॉमी बाय चाइना। चाइना ने क्या करा, जो इनकी क्लोज इकोनॉमी थी उसे ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करा, इसकी वजह से चाइना को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। अच्छा, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ चाइनीज रिफॉर्म, देखो पॉजिटिव आए तो नेगेटिव भी आना जरूरी है। तो अब चाइना को लॉस क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना डिड नॉट बेनिफिटेड ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो जो चाइना में फायदा हुआ ना इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का, वो सबको नहीं हुआ। देखो सिंपल सी बात है, जो पैसे वाला होगा उसको ज़्यादा होगा, जो गरीब होगा उसको होगा बट बहुत कम होगा, और कहीं ना कहीं लॉस ही होगा। जैसे आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मालूम है कि नॉर्थ के जो स्टेट थे जैसे कि यूपी, हरियाणा, ठीक है, इनका काफ़ी फायदा हुआ। जो अदर स्टेट थे उनका काफ़ी लॉस हुआ था इंडिया के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इन चाइना बाय अडॉप्टिंग कैपिटलिस्ट मेथड। तो इन्होंने क्या करा, कैपिटलिस्ट मेथड को अपनाया ताकि अपनी GDP को और अच्छा कर सके, जिसकी वजह से लॉस भी देखने को मिला। वीमेंस कंडीशन इन चाइना डिड नॉट चेंज। तो जो वीमेन की कंडीशन थी वो चेंज नहीं हुई थी, हालांकि बच्चों की भी नहीं हुई थी, बट वीमेंस के साथ ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वर्क प्लेसेस पे, या उनको पे कम किया जा रहा था, जिसकी वजह से वीमेंस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अवेलेबिलिटी ऑफ अ डिफरेंसेस इन अ विलेज एंड द एज वेल एज अ रूरल लाइफ्स। तो जो अर्बन और रूरल लाइफ्स है ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा था। जो अर्बन लाइफ थी वो काफ़ी अच्छी थी, जो रूरल लाइफ थी वो काफ़ी बुरी थी, क्योंकि देखो गांव में तो चीज़ें पहुंच ही नहीं पा रही थी, शहरों तक ही उनका कंज्यूम कर लिया जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ डिड इमेंस हार्म टू द एनवायरनमेंट। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप डेवलपमेंट करते हो तो एनवायरनमेंट को नुकसान तो होगा होगा। अगर आपको कहीं घर बनाने हैं या पार्क बनाना है तो आपको पेड़ों को काटना पड़ेगा, बट अगर आप डेवलपमेंट के साथ अच्छा एनवायरनमेंट रखना चाहते हो तो इसका एक सिंपल सा मेथड है, जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सिंपल से टर्म में, जो भी आज कर रहे हो आपको ये सोच के करना है कि वो आज जो भी है आपके पास वो आपका नहीं है, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी का है, आने वाली जनरेशन का है। तो आपको रिसोर्सेज को उस बेस्ट वे में, उस बेस्ट ऑप्टिमम मेथड में यूज़ करना है, ताकि आप उसे आने वाली जनरेशन के लिए सेव कर सको। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग यही है। अगर आप किसी पेड़ को काट रहे हो, अगर आपने एक पेड़ काटा है तो आप उम्मीद ये रखो अपने आप से कि आपको 2 पेड़ लगाने हैं, ताकि नेचर का जो बैलेंस है वो बना रहे। करप्शन इन सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ इन चाइना। तो चाइना के अंदर ना करप्शन बहुत ज़्यादा देखा जा सकता था। ऐसा नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो गया तो करप्शन खत्म होगा, नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन और ख़राब हो रहा था और चाइना के अंदर करप्शन को बढ़ाया जा रहा था। रिलेशनशिप एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन चाइना एंड इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया और चाइना के कैसे रिलेशंस है। हालांकि ज़्यादा खराबी है बट कुछ हद तक ठीक भी हैं, जिसे हम पंचशील वाले प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे। इन 1950 द ग्रेविंग ऑफ अ तिब्बत बाय चाइना एंड ऑक्यूपाइंग द इंडियन बॉर्डर बाय चाइना। तो आपको पता होगा चाइना द्वारा 1950 में जो तिब्बत है उसे हड़प लिया गया था, और आज भी बहुत ज़्यादा इस पर लड़ाई देखी जा सकती है। In 1962, China and Ladakh and NEFA, North East Frontier Agency, have been forcibly holding on the अरुणाचल प्रदेश। तो नेफा याद रखना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है। और आज भी चाइना ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये एक फॉरेन पॉलिसी का मेथड होता है, किसी भी देश को इंडल्ज रखना, किसी भी देश को दूसरे मुद्दों में भटकाए रखना। जैसे सिंपल सी बात है कि जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं वो हमें दूसरे मुद्दों में अटका के रखते हैं, जैसे कि हमारा पाकिस्तान से क्या है प्रॉब्लम, चाइना से क्या प्रॉब्लम है, बट जो रियलिटी में हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रही है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे यहाँ कोरोना की वजह से कितनों की जॉब छिन चुकी है, या रिसेंटली एग्जांपल जो हथरस या बलरामपुर में जो रेप केसेस हुए, इन सारी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए हमारी गवर्नमेंट हमें दूसरी चीज़ों के बारे में बताती है। और हमारी जो मीडिया है, टू बी फ्रैंक, ये वो बिकाऊ मीडिया है जो गलत चीज़ें दिखाने में ही विश्वास रखती हैं, जिसकी वजह से जो रियल यूथ है वो अपनी रियल प्रॉब्लम से डाइवर्ट हो जाता है। चाइना अपोजेस इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट। तो चाइना, जब इंडिया ने 1974 में जो अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, एट द टाइम जब इंदिरा गांधी PM थी, तो चाइना ने काफ़ी अपोज किया था। चाइना ने तो यहाँ तक वीटो का यूज़ कर लिया था कि नहीं, इंडिया ने ऐसा कैसे कर दिया, तो बहुत गलत है, इंडिया कैसे कर सकता है, जबकि चाइना के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है। ओके, सीक हेल्प ऑफ पाकिस्तान बाय चाइना पुलवामा अटैक। तो आपको जैसे पता होगा कि 14 Feb 2019 ब्लैक डे है इंडिया के लिए, क्योंकि इस दिन पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए थे JNK के अंदर। और इसके जब
इंडिया ने आवाज़ उठाई तो चाइना ने कर्टेल करा और पाकिस्तान की मदद करी वीटो पावर की मदद से। चाइना लेड पॉलिसीज लाइक OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव एंड CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर देयर ऑन कंट्री। तो चाइना ने एक बेल्ट बना रखा है। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये पूरा ग्लोब है, इस पूरे ग्लोब से एक रोड बनेगा ऐसे करके, इसमें 164 नेशन इंक्लूड हो चुके हैं। एशिया से भूटान इंक्लूड नहीं है, इंडिया इंक्लूड नहीं है, और बाहर के कंट्रीज़ में जैसे अमेरिका इंक्लूड नहीं है। तो एक कॉमन सा रोड है जिसके माध्यम से चाइना क्या करेगा, पूरे देश में, पूरे विश्व में व्यापार करेगा। और CPEC क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बेसिकली चाइना द्वारा पाकिस्तान में अपनी नीतियों को अच्छा रखने के लिए एक पोर्ट बनाया गया है, ठीक है, जिसे उन्होंने क्या कहा है, गोदार पोर्ट का है। और ऐसे श्रीलंका में भी एक पोर्ट बनाया उन्होंने, हम्मन तोता, जिसकी वजह से वो क्या करे, इंडिया को कर्टेल करे और एशिया के जो मेन सेंटर है उसमें एंटर करे और अपनी पॉलिसी को काफ़ी से काफ़ी हद तक बूस्ट कर सके। चाइना यूज वीटो फॉर द टेररिस्ट लाइक जैसे मोहम्मद एंड कीप हिम आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ अ ग्लोबल टेरर। जैसे कि आपको पता होगा जैसे मोहम्मद पे आरोप लगाया गया था पुलवामा का, बट वीटो का यूज़ करा चाइना ने, जिसकी वजह से जैसे मोहम्मद बाहर आ गया ग्लोबल टेररिस्ट के स्टेटस से। द डोकलाम डिस्प्यूट दैट टुक प्लेस इन द भूटान बाय चाइना रिसेंटली। तो आपको पता होगा कि चाइना क्या करता है, डोकलाम एक प्लेस है भूटान में कि हमारा प्लेस है, बट जब इंडिया ने मीडिएशन किया, इंडिया बीच में आया तो चाइना हट गया। द कमिंग ऑफ अ दलाई लामा टू इंडिया इन 1959। तो दलाई लामा जो धर्म गुरु माने जाते हैं, जब वो इंडिया में आए तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि चाइना ने कहा आप हमारे इंटरनल मैटर में क्यों आ रहे हो, ये तो गलत बात है। गुड रिलेशंस ऑफ चाइना एंड इंडिया। तो इंडिया और चाइना के अच्छे संबंध क्या है, देखो संबंध ना के बराबर है, बट हमने कोशिश करिए कुछ अच्छे संबंध लिख लिए जाए, क्या पता एग्जामिनर का माइंड काफ़ी चेंज हो और वो आपसे पॉजिटिव वे की बात कर रहा हो। चाइना एंड इंडिया आर द टू मेजर डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बोथ परफॉर्म मैनी टास्क फॉर वर्ल्ड पीस एंड डेवलपमेंट। तो चाइना और जो इंडिया है काफ़ी अच्छी कंट्रीज़ है, काफ़ी बड़ी कंट्रीज़ है, अपनी GDP को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रही है, और ये दोनों कंट्रीज़ अगर चाहे तो वर्ल्ड के अंदर काफ़ी अच्छे लेवल पे पीस को स्टेबलाइज कर सकती है और डेवलपमेंट को शो कर सकती है। चाइना इज़ अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिया शेयर्स मोस्ट ऑफ इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया जो है नेबरिंग कंट्री है चाइना की भी, बांग्लादेश की, बट इंडिया जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर करती है, बांग्लादेश से शेयर करती है। जैसे कि आपको एक ट्रिक पता होगी, बचपन से MBA, तो बचपन से MBA का मतलब क्या है, B फॉर बांग्लादेश, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश से करता है। फिर बचपन के बाद क्या आता है, C, तो C से चाइना है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है जिसकी वजह से आप ये पता लगा सकते हो कि इंडिया सबसे ज़्यादा बॉर्डर किससे शेयर करता है और सबसे कम किससे शेयर करता है। इन 2019 चाइना एंड इंडिया हैव कंप्लीटेड 55 ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल इंगेजमेंट। तो 2019 में इंडिया और चाइना के 55 ईयर्स पूरे हो चुके हैं पॉलिटिकल रिलेशनशिप के वे में। इन 2003 इंडियन प्राइम मिनिस्टर visited China and signed the principle and fourfold declaration of Indian relations with Chinese Prime Minister Wen Jiabao। तो बेसिकली क्या साइन किया गया था फोर्थ प्रिंसिपल में कि हम इकोनॉमिकली बूस्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी के वे में करेंगे, ठीक है, सपोर्ट देंगे एक दूसरे नेशंस को, और जहाँ तक हो सके जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचशील। क्या है पंचशील का प्रिंसिपल, ठीक है। पंचशील का सिंपल सा मतलब होता है 5, यानी 5 पॉलिसीज़ की बात हो रही है जो 1954 में इंडिया और चाइना के बीच साइन हुई थी। तो आप कमेंट करके बताना उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे और चाइना के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि एग्जाम में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ही पूछे जाते हैं, बट आप चाइना के भी सर्च आउट करके बताना कौन थे। पहला क्या है, टू रिस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ अनदर कंट्री। तो क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे का जो क्षेत्र है, जो टेरिटरी है, उसका इंटीग्रिटी, कि हम ईमानदार हैं, हम एक दूसरी कंट्री के लिए कोई नफरत नहीं रख रहे। सॉवरेनिटी की, दोनों कंट्री खुद की मालिक है, अपनी मर्जी से जो चाहे वो परफॉर्म कर सकती है और एक दूसरे से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट टू इंटरवेन इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर कंट्री। तो हम एक दूसरे की जो पॉलिसी है उसमें इंटरवेन नहीं करेंगे कि आपने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई। अगर इंडिया रशिया से संबंध कर रहा है तो चाइना को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर चाइना अमेरिका से कर रहा है तो इंडिया को चाइना से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यही है पॉलिसी। नॉट टू इन्वेड द कंट्री, तो एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अगर इन दोनों ने एक दूसरे पे हमला किया तो दोनों ही खत्म है। क्यों, क्योंकि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है, और न्यूक्लियर वेपन का सिंपल सा मतलब है कि एंड ऑफ द नेशन। प्रमोट म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड प्रॉफिट, तो एक म्यूचुअल कोऑपरेशन शुरू करेंगे, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन को सामने लेके आएंगे, जिससे क्या होगा, दोनों का एक साथ फायदा होगा। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांति से रहेंगे एक दूसरे के साथ, किसी भी तरह का
ब्लड शेड नहीं करेंगे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बट आपको पता होगा कि मॉडर्न टाइम में अभी भी इंडिया और चाइना बॉर्डर पे ही खड़े हैं। बहुत सारी चीज़ों को देखा जा सकता है कि किस तरह से अगर एक गलती, छोटी सी भी गलती हो जाए तो दोनों देश वॉर में इंडल्ज हो जाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर कोई टॉपिक लेफ्ट रह गया हो आपके ओपिनियन में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और हमने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे रखा है। और साथ ही आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को लिंक पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली करंट अफेयर भी डालते हैं।